नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होने का बड़ा फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत फैसला लेते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। विपक्ष ने कल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष ने ये नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंपा है। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में कई दिनों के गतिरोध के बाद कल बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल के सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा है कि यह बजट राष्ट्रहित और जनहित में अमृत के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा में भाजपा सहित सत्ता पक्ष के दलों ने बजट में की गई घोषणाओं को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। रक्षा विभाग ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 का मसौदा तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अधिग्रहण की गति को तेज करेगा और देश में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई 8,505 अधिकारियों की सूची में ग्रुप सी कर्मियों के नाम शामिल होने पर विवाद बढ़ गया है। बंगाल एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर कथित रूप से गलत सूची जारी कर रही है ताकि मामला अदालत में लंबा खींचे। भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में भाग लेने और व्यापार व रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए अगले सप्ताह 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का सालाना बजट आज पेश होगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में बजट पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि बजट जनता की अपेक्षाओं, विकास की बदलती जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक की भारत यात्रा को सफल और सार्थक बताया। एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि ये दौरा बेहद फायदेमंद और प्रोडक्टिव रहा। जायसवाल ने जानकारी दी कि सफल यात्रा के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक सेशेल्स के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के दौरान फिनटेक, हेल्थ केयर, डिफेंस और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम सामने आए, जो दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। तेलंगाना में आज होने वाली शहरी नगरपालिका चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 8,203 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे, जिनमें 1,302 अति संवेदनशील और 1,926 संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। आज 7 नगर निगमों और 116 नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे। हैदराबाद को छोड़कर सभी पुलिस आयुक्तों और जिलों में 27 जनवरी से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है और एक पर लिखा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का परिचायक है। ऐसा विचार देने वाले पंडित दीनदयाल जी असंख्य पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बने रहेंगे। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के दावे पूरी तरह से गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि प्रकाश झा, पांगविन और खुद जनरल नरवणे दोनों ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई किताब कभी प्रकाशित हुई ही नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 10 से 11 फरवरी तक चलने वाला 2 दिन का इवेंट है। दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस में शुरू हुआ, जो नई दिल्ली में होने वाले मुख्य एआई इम्पैक्ट समिट के पहले का इवेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से एनआईए, ईडी और बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रणाली विकसित करने को कहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार 2008 की लाडली योजना के स्थान पर अप्रैल में दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करेगी। साइबर पीस ग्लोबल समिट 2.0 का आयोजन। साइबर सुरक्षा से जुड़े नीति निर्माता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और शिक्षा जगत सहित कई पेशेवरों ने अपने रखे विचार। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार देश को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई जलवायु सप्ताह का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिल गेट्स, हिलेरी क्लिंटन और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की शामिल होने की उम्मीद। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू के साथ भारत चीन रणनीतिक वार्ता की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाकर साथ ही साथ संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं का समाधान करके संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने सदस्य देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि जैसे ही ब्रिक्स 20 साल पूरे कर रहा है, ये सहयोग, सलाह और तालमेल के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर रहा है, जो लोगों से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है। इंडिया एआई पहल के तहत युवा एआई फॉर ऑल शोकेस बस को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल शोकेस बस दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करेगी, जिसका उद्देश्य युवाओं और छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जागरूकता को बढ़ाना है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में राधा स्वामी सत्संग अभ्यास के श्रद्धालु यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सहारनपुर लखनऊ सहारनपुर के मध्य एक जोड़ी विशेष रेलगाड़ी का संचालन 24 फरवरी और 1 मार्च को किया जाएगा। जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में किया जा रहा है। बायोफेच 2026 में एपीडीए भारत की जैविक कृषि को प्रदर्शित करेगा। 20 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी भारत की कृषि विविधता दर्शाएगी। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी कवरेज का विस्तार करने, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सहकारी नेतृत्व में श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध प्रपण को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फर्जी और भ्रामक सामग्री पर सख्ती से नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 20 फरवरी से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ा दी गई है, ताकि इंटरनेट पर फेक न्यूज, डीप फेक और गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आज नई दिल्ली में औषधीय वनस्पतियों पर चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। राजधानी स्थित लोक भवन उद्यान आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को लोक भवन उद्यान में कुल 10,848 लोगों ने भ्रमण किया और परिदर्शन किए। लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के लिए 15 फरवरी तक खोले जाने का निर्णय भी लिया गया है।
ग्रामीण शिल्प और महिला उद्यमिता का प्रदर्शन करने वाला सरस आजीविका मेला 2026 मंगलवार को शुरू हुआ, जिसमें देश भर से 900 से अधिक महिला उद्यमी एक साथ आईं। गोवा कार्निवल 14 फरवरी से होगा शुरू। ये कार्निवल गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्सव की भावना का प्रतीक होता है। जॉयडाम मेचू असम और अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे परिदृश्यों में हर साल एक रंगीन और जीवंत त्योहार मनाया जाता है। इस महोत्सव पर रंगीन नृत्य महोत्सव के माध्यम से सामुदायिक एकता का संदेश भी प्रसारित किया जाता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने मानवता की मिसाल पेश की है। लगातार बर्फबारी के कारण क्षेत्र के रास्ते बंद हो गए थे। जवानों ने बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बगैर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लंबित रेल परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने, नई रेल लाइनों की मंजूरी और अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की मांग भी की। बैठक में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, फ्लैट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्री सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। चर्चा में साउथ कोस्टल रेलवे जोन के 1 अप्रैल से संचालन के लिए गजट अधिसूचना जारी करने की भी मांग शामिल रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर स्टेनलेस स्टील कंटेनर में नमक हैंडलिंग के सफल होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, भीमासर गांधीधाम में स्टेनलेस स्टील कंटेनर में नमक हैंडलिंग का सफल ट्रायल हुआ। कंटेनर का डिजाइन जंग लगने से बचाता है और ज्यादा समय तक चलता भी है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में मंगलवार को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एमओयू पर साइन किया। इस एमओयू के तहत आयुर्वेदिक उपचारों और सेवाओं को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में शामिल करने के लिए सहयोग बढ़ाया जाएगा। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम हॉल में नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य इस विषय पर तैयार अध्ययन रिपोर्ट का औपचारिक लोकार्पण किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी मौजूद रहे। सुमन बेरी ने कहा कि यह अध्ययन रिपोर्ट्स भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ साथ नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में ठोस नीतिगत रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। योजना के प्रथम चरण में बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर के 484 लाभार्थियों को 3,45,34,500 रुपए की पहली किश्त डीबीटी के जरिए उनके खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। जनवरी 2026 म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सकारात्मक रहा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए निवेश 31,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इस दौरान 74 लाख नए खाते भी खुले। लगातार दूसरी बार SIP इनफ्लो 31,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा। निवेशकों ने सुरक्षित विकल्पों की ओर भी रुख किया, जिसके चलते गोल्ड ETFs में निवेश दोगुना होकर 24,040 करोड़ रुपए पहुंच गया। कुल मिलाकर जनवरी में म्यूचुअल फंड में नेट निवेश 1.56 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले महीने के 66,591 करोड़ रुपए की तुलना में काफी ज्यादा है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के बीच डेटा गोपनीयता पर जोर देने की पुकार अब तेज हो गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने कहा है कि ऑटो सेक्टर में होने वाला हर नवाचार ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और निजता की सख्त सीमाओं के भीतर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह के वाहनों से बड़ी मात्रा में निजी डेटा विभिन्न पक्षों तक पहुंचता है, जिसमें डैशकैम वीडियो और इंफोटेनमेंट सिस्टम से जुड़े फोन नंबर जैसे संवेदनशील विवरण शामिल होते हैं। रुपया मंगलवार को शुरुआती गिरावट से उभरते हुए 10 पैसे की बढ़त के साथ 90.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और वैश्विक बाजारों में डॉलर के कमजोर होने से रुपये को मजबूती मिली है। चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत की शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों ने पूंजीगत खर्च यानी कि कैपेक्स में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है। बैंक, वित्त और बीमा तथा तेल गैस क्षेत्र को छोड़कर अन्य कंपनियों की स्थिर परिसंपत्तियां 13.1% बढ़ी है। इस बढ़ोतरी में सीमेंट, बिजली, निर्माण और बुनियादी ढांचा, खनन, धातु और ऑटो सेक्टर की कंपनियों का बड़ा योगदान रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर में कमी आई है। ग्रामीण बेरोजगारी पिछली तिमाही के 4.4% से घटकर 4.0% हो गई है, जबकि शहरी बेरोजगारी 6.9% से घटकर 6.7% हो गई है। हरित ऊर्जा समेत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपायों के लिए कर्ज देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इकोफाई ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता एथर एनर्जी के साथ रणनीतिक भागीदारी की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को 4,111.80 करोड़ रुपए के 23 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी, जिनसे लगभग 10,000 नौकरियां सृजित होने की है उम्मीद। अधिकारियों ने जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक भारत पश्चिम एशिया और विभिन्न एशियाई देशों में इस्पात निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है। इस संबंध में अगले 6 महीनों में भारतीय कंपनियों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। क्लाउड सुरक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जेटस्क्लेयर के एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार AI अपनाने के मामले में दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। एंटरप्राइज AI ML लेन देन के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी सुषेन चंद्र सरकार की सोमवार रात हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली और दुकान से लाखों बांग्लादेशी टका लूटकर फरार हो गए।
चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इन घटनाओं पर गंभीर प्रतिक्रियाएं दी है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज के विवरण पर सहमति बना ली है। यूरोपीय आयोग द्वारा बुधवार को जारी बयान में जानकारी दी गई। इस पैकेज का उद्देश्य यूक्रेन को आर्थिक स्थिरता और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बयान के अनुसार ईयू सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रुसेल्स में बंद कमरे में बैठक कर आयोग द्वारा पहले प्रस्तावित वित्तीय सहायता योजना पर चर्चा की। बैठक में पैकेज के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ और फिर इसके बाद इसके स्वरूप पर सहमति बन गई। यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ 20वें प्रतिबंध पैकेज का प्रस्ताव पेश किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शुक्रवार को बताया कि नए प्रतिबंध ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे। आयोग के बयान के अनुसार ये प्रस्ताव अबुधाबी में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दूसरे दौर के बाद सामने आए हैं। बुधवार और गुरुवार को ही इस बैठक में कैदियों के बड़े पैमाने पर अदला बदली के अलावा मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा काल के ग्रीनहाउस गैस नियमों के कानूनी आधार को खत्म करने की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये कदम जलवायु नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे नियमों में ढील मिलेगी और जीवाश्म ईंधन विकास को बढ़ावा मिलेगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे जलवायु कार्रवाई कमजोर हो जाएगी। उत्तरी कोलंबिया में आई भीषण बाढ़ के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। कोजोर्बा प्रांत के मॉन्टेरिया शहर में लोग डूबे हुए घरों से सामान निकालने के लिए डोंगी और अस्थायी नाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बाढ़ के कारण कॉर्डोबा के 27 नगर पालिकाओं में 50,000 से अधिक परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस आपदा से व्यापक नुकसान हुआ है और प्रभावित समुदायों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ईरान के साथ चल रही वार्ताओं समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई थी। दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में ऐसी और वार्ताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। सेनेगल की राजधानी डकार की शीर्ष यूनिवर्सिटी में बकाया वित्तीय सहायता को लेकर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच सोमवार को एक इमारत में आग लग गई, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में लोग जलती इमारत की खिड़कियों से बाहर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोमालिया ने सऊदी अरब के साथ एक अहम मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है। ये समझौता रियाद में सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मौलिम फिकी और सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान के बीच हुआ। अमेरिका की ओर से क्यूबा की तेल नाकेबंदी करने के बाद रूस ने चेतावनी दी है कि क्यूबा का ऊर्जा संकट गंभीर होता जा रहा है। रूस ने अमेरिका पर क्यूबा के खिलाफ दम घोंटने वाले कदम उठाने का आरोप भी लगाया है। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में आदर्श सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। भारत और श्रीलंका की जमीन पर आयोजित हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज 5वां दिन है। आज के 3 बड़े मुकाबलों की 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और आयरलैंड मैदान पर उतरेंगी। T20 वर्ल्ड कप में आज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच होगा। ये मुकाबला सुबह 11 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड टीम के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। ये मुकाबला 3 बजे से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम आज टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलने आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। आज दिन का तीसरा अहम मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप में आज का मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इंफेक्शन होने के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। समाचार एजेंसी PTI ने BCCI के सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी है। पेट की समस्या से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने इसी वजह से नामीबिया के खिलाफ गुरुवार को खेले जाने वाले मैच से पहले टीम के अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। हसरंगा हैमस्ट्रिंग में लगी चोट के कारण विश्व कप से बाहर हुए हैं। रविवार को आयरलैंड के खिलाफ हुए मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। T20 क्रिकेट विश्व कप में मंगलवार को चेन्नई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने UAE को 10 विकेट से हरा दिया। UAE द्वारा दिए गए 174 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। टीम सीफर्ट ने 89 और फिन एलन ने 84 रन की नाबाद पारी खेली। UAE ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 173 रन जोड़े। मोहम्मद वसीम और आलिशान शराफू ने अर्धशतकीय पारी खेली। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के 73 रन के अर्धशतक से ICC T20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में अमेरिका पर 32 रन से जीत दर्ज की। ICC T20 विश्व कप में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।